स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर अर्थात 3 साधुओं अत्रि, पुलसक और पुलक की भूमि के रूप में दर्शाया गया है। मान्यता है कि यहाँ तीनों ऋषि यहाँ पर तपस्या करने आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर पीने का पानी नहीं मिला। इसलिए प्यास मिटाने के लिए वे अपने तप के बल पर तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील के जल को साइफन द्वारा यहाँ पर लाए। दूसरे महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ के अनुसार नैनीताल 64 शक्तिपीठों में से एक है। इन शक्तिपीठों का निर्माण सती के विभिन्न अंगों के गिरने से हुआ है। जब भगवान शिव सती को जली हुई अवस्था में ले जा रहे थे, मान्यता है कि इस स्थान पर सती की बाईं आंख गिरी थी, जिसे नैनीताल के संरक्षक देवता का रूप ले लिया। इसलिए इसका नाम नैनीताल पड़ा, जिसे बाद में नैनीताल के नाम से जाना जाने लगा। इस तालाब के छतरी छोर पर नैना देवी का मंदिर है, जहां पर देवी शक्ति की पूजा होती है। नमस्कार। नैनीताल के भौगोलिक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके ऐतिहासिक परिवेश में जाएं तो 1841 में ब्रिटिश व्यापारी पीटर बैरन ने इस खूबसूरत जगह को आम लोगों के बीच रखा और उसी के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश शासकों और अन्य लोगों के लिए ये नैनीताल एक सैरगाह के रूप में, एक सुंदर आरामदायक जगह के रूप में तो ये विकसित हुआ और धीरे धीरे जब इस नैनीताल में लोग आते गए, बढ़ते गए, तो और लोगों को भी इसके बारे में पता चला, तो यहाँ पर जो बसासत बसनी शुरू हुई, बाजार भी बने, धीरे धीरे कुछ कार्यालय भी बने। तो अंग्रेज़ों ने उस समय इस नैनीताल को छोटी विलायत के नाम से भी पुकारा। तो जब धीरे धीरे जब यहाँ कुछ जनसंख्या बढ़ी और कुछ बाजार बने और इसके साथ ही कई आवासीय भवन भी बने, तो उसी दरमियान में करीबन 40 साल बाद 1880 में ये नैनीताल के लिए एक बहुत बड़ी एक घटना यहाँ पर घटित हुई, जो एक प्रकार से बहुत दुखदायी रही और इसके नैनीताल के इतिहास के काले पन्नों में वो घटना दर्ज भी हुई। हुआ यह कि जो शेर का डांडा जो पहाड़ी है, तो 1880 में 18 सितंबर के दिन वो जो पहाड़ी है वो भरभरा के गिरी और उसके भूस्खलन से जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक होटल था और तमाम जो आवासीय भवन थे, तो उसमें तकरीबन 151 लोगों की बहुत दर्दनाक मौत हुई। और उस समय जो नैनीताल ये जो झील था, इसका हिस्सा काफ़ी ऊपर तक था और बाद में जब वो भूस्खलन का मलबा उस झील में गिरा तो जो झील सिमट कर रह गई। नैनीताल पर आज जिस तरह से जो पर्यावरणीय संकट आ रहा है, अगर उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम जाएं तो मुख्य रूप से हमें 4 बातें दिखाई देती हैं। जो सबसे पहले जो बात है, अगर जो पहला जो बिंदु है उसे कहा जाए कि जो नैनीताल की जो धारण क्षमता है, उससे अधिक जो भार है वो अपने में समाया हुआ है। यानी कि जितनी उसकी क्षमता है उससे अधिक यहाँ पर आवासीय मकान, होटल और तमाम जो अन्य कार्यालय हैं, वो उसके वजह से तो इस पे जो सबसे बड़ा एक जो दबाव पड़ा है वो है। और जो दूसरा इसका सबसे प्रमुख कारण है वो है ये शहर का अनियंत्रित विकास और अनियोजित विकास। यानी कि जिस तरह से इस शहर के जो आबादी की रफ्तार है, आवासीय भवनों की रफ्तार है, वो किसी हद तक नियंत्रित होना चाहिए और जो यहाँ पर और अन्य विकास कार्य हैं वो नियोजित रूप से होने चाहिए। तो थोड़ा सा ये इसके वजह से जो यहाँ पर जो ये जो इस शहर के विस्तार में
जो इसकी जो बढ़ोतरी हुई है वो एक प्रमुख कारण है। और जो तीसरा जो प्रमुख कारण वह यह है कि यहाँ पर जो जिस हिसाब से जो आज ये आबादी बढ़ी है तो उस हिसाब से यहाँ पर जो झील में प्रदूषण है वो भी उसी रफ्तार से बढ़ा है। यहाँ के जो नदी नाले हैं वो उनमें जो कूड़ा करकट और प्लास्टिक कचरा है वो आने से जो यहाँ के इसके जो प्रवाह क्षेत्र के जो भी जल स्रोत हैं और जो झील के अंदर के जो जल स्रोत हैं वो प्रभावित हैं। और जो चौथा कारण है वो जो यहाँ का जो एक नैसर्गिक जो भू उपयोग है उसमें हमने अपने लाभ के लिए हमने इसमें उससे भी परे जा कर के हमने जो उसके भू उपयोग में परिवर्तन किया है तो उसके वजह से जो है ये जो यहाँ का जो पर्यावरणीय संतुलन है या यहाँ की जो और भूगर्भिक भौगोलिक जो परिवेश है तो उस पर एक प्रकार से इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। अगर बात इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएं तो जो 1841 में जो अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन था तो जो जिस तरीके से उसने यहाँ की खूबसूरती से प्रभावित होकर आम लोगों के बीच में इस शहर को रखा तो जो धीरे धीरे जो यहाँ बसासतें बसी और यहाँ कार्यालय खुले और आवासीय भवन बने तो इस वजह से इस पर एक बहुत बड़ा एक दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। अंग्रेजों ने कुमाऊं एवं गढ़वाल पर सन 1815 में कब्जा किया। अंग्रेजों के आधिपत्य के पश्चात ई गार्डिन को 8 मई 1815 को कुमाऊं मंडल के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। 1817 में कुमाऊं के दूसरे आयुक्त जी ट्रेल ने कुमाऊं के दूसरे राजस्व निपटान का संचालन किया था। ट्रेल नैनीताल की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय थे, लेकिन उन्होंने इस जगह की धार्मिक पवित्रता को देखते हुए अपनी यात्रा को ज्यादा प्रचारित नहीं किया। सन 1839 ईस्वी में एक अंग्रेज व्यापारी पी बैरन थे। वह रोजा जिला शाहजहांपुर में चीनी का व्यापार करते थे। इसी पी बैरन नाम के अंग्रेज को पर्वतीय अंचल में घूमने का अत्यंत शौक था। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद यह उत्साही युवक अंग्रेज कुमाऊं की मखमली धरती की ओर बढ़ता चला गया। एक बार खैरना नाम के स्थान पर यह अंग्रेज युवक अपने मित्र कैप्टन टेलर के साथ ठहरा हुआ था। प्राकृतिक दृश्यों को देखने का इन्हें बहुत शौक था। उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति से जब शेर का डांडा इलाके की जानकारी प्राप्त की तो उन्हें बताया गया कि सामने जो पर्वत है उसको ही शेर का डांडा कहते हैं और वही पर्वत के पीछे एक सुंदर ताल भी है। बैरन ने उस व्यक्ति से ताल तक पहुंचने का रास्ता पूछा, लेकिन घनघोर जंगल होने के कारण और जंगली पशुओं के डर से वह व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। लेकिन विकट पर्वतारोही बैरन पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं थे। गांव के कुछ लोगों की सहायता से पी बैरन ने शेर का डांडा को पार करके नैनीताल की झील तक पहुंचने का सफल प्रयास किया। इस क्षेत्र में पहुंचकर और यहाँ की सुंदरता देखकर भी पी बैरन मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उसी दिन तय कर डाला कि वो अब रोजा शाहजहांपुर की गर्मी को छोड़कर नैनीताल की इन आबादियों को ही आबाद करेंगे। पी बैरन पिलग्रिम के नाम से अपने यात्रा विवरण अनेक अखबारों को भेजते रहते थे। बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा का वर्णन भी उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा था। सन 1841 की 24 नवंबर को कोलकाता के इंग्लिशमैन नामक अखबार में पहले नैनीताल की ताल की खोज की खबर छपी थी। बाद में आगरा अखबार में भी इस बारे में पूरी जानकारी दी गई। सन 1844 में किताब के रूप में इस स्थान का विवरण पहली बार प्रकाश में आया था। बैरन साहब नैनीताल के इस अंचल के सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सारे इलाके को खरीदने का निश्चय कर लिया। पी बैरन ने उस इलाके के थोकदार से स्वयं बातचीत की कि वे इस सारे इलाके को बेच दें। पहले तो थोकदार नूर सिंह तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस क्षेत्र को बेचने से मना कर दिया। बैरन इस अंचल से इतने प्रभावित थे कि वह हर कीमत पर नैनीताल के इस सारे इलाके को अपने कब्जे में कर एक सुंदर नगर बसाने की योजना बना चुके थे। जब थोकदार नूर सिंह इस इलाके को बेचने से मना करने लगे तो एक दिन बैरन साहब अपनी किश्ती में बिठाकर नूर सिंह को नैनीताल के ताल में घुमाने के लिए ले गए और बीच ताल में ले जाकर उन्होंने नूर सिंह से कहा कि तुम इस सारे क्षेत्र को बेचने के लिए जितना रुपया लेना चाहते हो ले लो, लेकिन यदि तुमने इस क्षेत्र को बेचने से मना कर दिया तो मैं तुमको इसी ताल में डुबो दूंगा। बैरन साहब खुद अपने विवरण में लिखते हैं कि डूबने के भय से नूर सिंह ने स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवा लिए और बाद में बैरन की कल्पना का नगर नैनीताल बस गया।
सन 1842 में सबसे पहले मजिस्ट्रेट बेचल से बैरन ने आग्रह किया था कि उन्हें किसी ठेकेदार से परिचय करा दे ताकि वे इसी वर्ष 12 बंगले नैनीताल में बनवा सके। सन 1842 में बैरन ने सबसे पहले पिलग्रिम नाम के कॉटेज को बनवाया था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सारे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। सन 1842 के बाद से ही नैनीताल एक ऐसा नगर बना कि संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी सुंदरता की धाक जम गई। नैनीताल में पर्यटक पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सन 1847 तक यह एक लोकप्रिय पहाड़ी रिजॉर्ट बन गया था। 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर निगम का औपचारिक रूप से गठन हुआ। यह उत्तर पश्चिमी प्रांत का दूसरा नगर बोर्ड था। इस शहर के निर्माण को गति प्रदान करने के लिए प्रशासन ने अल्मोड़ा के धनी शाह समुदाय को जमीन सौंप दी थी, इस शर्त पर कि वे जमीन पर घरों का निर्माण करेंगे। सन 1862 में नैनीताल उत्तरी पश्चिमी प्रांत का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बन गया। गर्मियों की राजधानी बनाने के बाद शहर में शानदार बंगलों के विकास और विपणन क्षेत्रों, विश्राम गृहों, मनोरंजन केंद्रों, क्लब आदि जैसी सुविधाओं के निर्माण के साथ सचिवालय और अन्य प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण हुआ। यह अंग्रेजों के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गया, जो अपने बच्चों को बेहतर हवा और मैदानी इलाकों की असुविधाओं से दूर शिक्षित करना चाहते थे।